हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम, फेज, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। मेनली प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, और इनको फेज डायग्राम और वेव डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेसिक नॉलेज है बेटा। इस ये आपके पास हालांकि ऐसा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है आपके पास। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है आपका आज का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों तो प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो इससे पहले हम थोड़ा सा देखो, हम डायग्राम को, एक तो हमारे पास जैसे हमारे पास वेव है, जिसमें वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट को हम इस तरीके से वेव की फॉर्म में दिखाते हैं कि वोल्टेज और करंट ऐसे जा रहे हैं। इसे बोलते हैं वेव डायग्राम। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? वेव डायग्राम। ठीक है, इसी तरीके से हम इस तरीके से फॉर्मेशन में दिखा दें उस सिचुएशन को कि आपके पास एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है ई और आई कितने एंगल पे। ठीक है, तो इस तरह का जो डायग्राम है, पॉइंटिंग वेक्टर, एक पॉइंटिंग वेक्टर जो हमें ये रिप्रेजेंट करे, उसे क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम और फेजर। इसको मैंने थोड़ा बेसिक सी लैंग्वेज में लिखा है, ए रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द साइनसोइडल वेरिंग क्वांटिटी। कोई भी रोटेटिंग वेक्टर है, ये रोटेटिंग वेक्टर है, ये रोटेटिंग वेक्टर है, जो साइनसोइडल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है उसे बोलते हैं फेजर। ठीक है, और इस डायग्राम को जो डायग्राम के लिए देखो, डायग्राम, ये इस वेक्टर को क्या बोलते हैं बच्चों? फेजर। इस वेक्टर को क्या बोलेंगे? फेजर। और क्या कह रहे हैं? डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द अल्टरनेटिंग करंट, मतलब साइनसोइडल वेव्स को या कोसाइन वेव्स को, ए वेक्टर दैट रिप्रेजेंटिंग द डायग्राम दैट रिप्रेजेंटिंग द अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज ए रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, अल्टरनेटिंग और करंट और वोल्टेज को एज ए रोटेटिंग वेक्टर, ये एक रोटेटिंग वेक्टर है, इधर है या ये इधर है या फिर ये इधर है या इधर है। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? फेजर डायग्राम या आर्गन डायग्राम भी कह देते हैं। क्या कहलाता है? V और I को इस तरीके से रोटेटिंग वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बच्चों क्या कहलाएगा? आपका फेजर डायग्राम। ठीक है, सिंपल है, बस आपको याद कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है कि इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको फेजर डायग्राम, इसको भी फेजर डायग्राम, और ये क्या कहलाता है? आपका वेव डायग्राम। क्या कहलाता है? आपका वेव डायग्राम। अब एक सिंपल सी बात करते हैं, सबसे पहले फेज किसे कहते हैं? पहले फेज तो पढ़े, आधे बच्चों को तो यही नहीं पता कि फेज क्या होता है। फेज का मतलब होता है बच्चों एंगल। फेज का मतलब क्या होता है बच्चों? एंगल। ठीक है, फेज का मतलब क्या है? एंगल। यही समझते हो? फेज बेसिकली क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने कहा कि ये एक वेव है, फेज। ठीक है, आपके पास क्या बताता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे आपने कहा ये एक पार्टिकल है 1, ये एक पार्टिकल है 2, ये एक पार्टिकल है 3 और ये एक पार्टिकल है बच्चों 4। तो आप कहेंगे 2 और 4 किसमें है? सेम फेज में, सेम फेज में, सेम फेज में। ठीक है, और 1 एंड 2 किसमें है? अपोजिट फेज में, अपोजिट फेज में। फेज मतलब एंगल, मतलब क्या बताता है फेज बेसिकली? डायरेक्शन ऑफ मोशन प्लस मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है? देखो डाउनवर्ड। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है बच्चों? अपवर्ड। इसलिए ये दोनों 1 और 2 किसमें है? अपोजिट फेज में। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है बच्चों? अपवर्ड। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है बच्चों? डाउनवर्ड। इसलिए ये किसमें है बच्चों? 1 और 2 किसमें? आपके अपोजिट फेज में। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन प्लस मैग्नीट्यूड क्या बताता है बच्चों? आपको क्या बताता है? फेज। फेज क्या बताता है आपको? फेज। ठीक है, इसी तरह देखो, इसमें भी पार्टिकल ऊपर जा रहा है और इसमें भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए 2 और 4 किसमें है बच्चों? सेम फेज में। तो फेज बेसिकली क्या बताता है कि कौन सा पार्टिकल आगे है और कौन सा पार्टिकल पीछे है। दो पार्टिकल्स में फेज वर्ड की जब भी हम बात करते हैं बच्चों, तो हम कहते हैं कौन सा आगे है और कौन सा पीछे। डायरेक्शन ऑफ मोशन प्लस में मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? आपका फेज कहलाता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को जो इंडिकेट करे एक तरीके से मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। ठीक है,
तो आपके पास 2 और 4 किस में सेम फेज, अपोजिट सेम फेज में, 3 या 2 कहूं या 1 और 2 कहूं तो वो अपोजिट फेज में है। तो फेज क्या बताता है बेसिकली, कौन सा पार्टिकल बच्चों आगे है और कौन सा पार्टिकल आपका पीछे। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फेज। फेज को एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं नो डाउट, लेकिन बताता क्या बेसिकली ये डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है पार्टिकल की, कौन सा पार्टिकल आगे है और कौन सा पार्टिकल बच्चों पीछे, दैट रिप्रेजेंटेड बाय द फेज एंगल। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, फेज से। तो फेज का मीनिंग समझ आ गया। आज हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले इसके अंदर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर ये नहीं समझ आया तो आगे के कोई टॉपिक समझ नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखना। इसलिए इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। या ये भी कह सकते हो एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस, हमें ये पढ़ना है। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा बच्चों, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एसी सर्किट में सिर्फ क्या लगा हुआ बच्चों, रेजिस्टर लगा हुआ है। जैसे देखो बच्चों, ये आपके पास क्या है, एक रेजिस्टर है, ये आपके पास क्या है, एक रेजिस्टर, ये एसी सप्लाई होगी इधर, ठीक है। ये वोल्टेज अप्लाई कर रखी है आपने V0 sin ओमेगा t। एसी को ऐसे देते हैं आप लोग सप्लाई, ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया। अब ये एसी है तो इसमें करंट हर एक एवरी सेकंड में चेंज हो रहा है। मान लिया हमने एक छोटे से पॉइंट के लिए कि थोड़े से टाइम के लिए करंट की डायरेक्शन ये है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसमें हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, आपका किरचॉफ्स लॉ, सॉरी क्या लगाएंगे बच्चों, किरचॉफ्स लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, केसीएल लॉ, किरचॉफ्स लॉ समझ आता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या लिख सकते हैं, ये V माइनस आई आर बराबर 0। इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी कितनी, आई आर वोल्टेज, यहाँ से V वोल्टेज जा रही है, ये वाली V वोल्टेज, तो इस V की वैल्यू कितनी है बच्चों, V0 sin ओमेगा t बराबर ये आई आर हो जाएगा। अरे मैं इसको ऐसे लिख दूं, V बराबर आई आर, या मैं ऐसे लिख दूं I बराबर V बाई आर। अब V की वैल्यू कितनी है बच्चों, V0 sin ओमेगा t, V0 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाई R। V बाई आर कितना हो गया, ये V0 बाई आर। देखो V बाई आर को कभी I नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, यहाँ पे ये V की वैल्यू ही रखेंगे। तो ये आपके पास ये V0 बाई आर, इसमें कंफ्यूजन मत रखना बच्चों कभी भी। आपके पास मैं पहले लिखती हूँ I की आई आर बराबर है किसके, V के, ठीक है। तो आई आर, V कितना बच्चों, V0 sin ओमेगा t, ये वोल्टेज की वैल्यू है, ये तो उसके बता आरएमएस वैल्यू है ये तो एक तरीके से, ठीक है। तो क्या बता रहा है आपके पास, ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे V0। आई क्या बना बच्चों, V0 बाई आर इंटू साइन ओमेगा t। अब समझ आ गया मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है। तो क्या बना, V0 बाई आर क्या बनेगा बच्चों, I0, V0 बाई आर क्या बन गया, I0। तो ये बना I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। अब एक बात देखो बच्चों, यहाँ से वोल्टेज भी क्या है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, वोल्टेज भी ये है और करंट भी ये है, ये वोल्टेज और ये करंट है। ये दोनों चीजें क्या बता रही है बच्चों, कि ये दोनों सेम थी, यहाँ पे भी ओमेगा टी एंगल है, यहाँ पे भी ओमेगा टी एंगल है। ये फेज है ना, अरे ये फेज बता रहा है ना, तो ये दोनों सेम फेज में हुए या नहीं हुए बताओ। जैसे मैं एकदम सिंपल एक वेव की केस लिखती हूँ, मैंने कहा y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी, एक मैंने लिखा y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसका मतलब क्या है, ये y1 है, ये y2, y2 जो है y1 से 5 फेज आगे है, ये प्लस आगे, इसका मतलब y2 जो है y1 से 5 फेज आगे है, 5 फेज क्या है, आगे है, ठीक है। अब देखो लेकिन इसमें तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे भी ओमेगा टी और यहाँ पे भी ओमेगा टी, इसका मतलब ये दोनों किसमें, सेम फेज में। इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 वी से
voltage and current are in the same phase, are in the same phase, same voltage and current are in the same phase in purely resistive circuit, resistive circuit। ये दोनों किसमें बच्चों? सेम फेज में है, किसमें? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर। ठीक है, अब इसका वेव डायग्राम बनाएं। दोनों बनाते हैं, फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम। ये नोट कर लो बच्चों एक बार जल्दी से, इतना कर लिया? हो गया नोट बच्चों? अब यहां से बच्चों इसका क्या बनाएंगे? वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो पहले बात करते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम मैंने बताया कि ये एक्स एक्सिस और ये आपका ओमेगा टी टाइम ले लो इधर से। ठीक है, अब देखो ये यहां से टाइम है, इस एक्सिस पे क्या ले लिया बच्चों? टाइम, और इस एक्सिस पे आपने क्या ले लिया? वोल्टेज, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट। ठीक है, तो देखो यहां से आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये जो वैल्यू होगी बच्चों, ये किसकी वैल्यू होगी? वी नॉट। और ये जो एरो है ना, एरो, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो represent the peak value, the peak value of voltage and current, represent the peak value of voltage and current। voltage and current की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये पीक वैल्यू क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एंगल यहाँ से इस एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस कह दो, ये वाई एक्सिस, इससे ये जो एंगल बनेगा बच्चों, ये हमेशा ओमेगा टी बनेगा। ये एंगल क्या बनेगा? ओमेगा टी। अब देखो आई नोट भी यही होगा, आई नोट थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि आई नोट क्या हो जाता है? वी नोट बाई आर ना, आर से थोड़ा डिवाइड हो जाता है। तो ये पूरा वी नोट है, तो आई नोट मान लिया यहाँ तक कहीं आएगा, तो ये बताएगा बच्चों यहाँ तक आपका आई नोट। तो ये ऐसे, तो फेजर डायग्राम में हमेशा पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। फेजर डायग्राम में ये पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। ये टाइम के साथ वेरिएबल है। ये वैल्यू क्या बता रही है? आई इंटू टी को। ये वैल्यू भी क्या बता रही है? वी इंटू टी, मतलब टाइम के साथ वेरिएबल है ये वैल्यू। तो फेजर डायग्राम में हमेशा पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो टाइम के साथ वेरिएबल है, इसको फेजर डायग्राम में नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो फेजर डायग्राम में हमें ऐसा पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू को ही हम लोग बच्चों क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। तो ये फेजर डायग्राम आ गया किसके लिए? आपका फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। और ये लेंथ ऑफ एरो क्या बताती है? पीक वैल्यू। ये लेंथ जहाँ पे तीर का निशान जाके रुक जाता है, ये क्या बताते हैं? पीक वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है? वी नोट, और ये वैल्यू क्या बच्चों? आई नोट। ठीक है, आई नोट थोड़ी सी छोटी होती है क्योंकि आर से डिवाइड होगी ना, इसलिए थोड़ा सा। समझ आया बच्चों? इतना नोट करिए। अब इसका वेव डायग्राम इधर बना दो। वेव डायग्राम देखो, वेव डायग्राम देखो, वेव डायग्राम, वेव डायग्राम, वेव डायग्राम देखिए बच्चों, ये क्या है बच्चों? आपके पास वोल्टेज और करंट। इधर टाइम ले लिया आपने, तो देखो ये आपके पास क्या है? वोल्टेज का वेरिएशन वेव की फॉर्म में होगा। तो ये बता रहा है, ये पीक वैल्यू बता रहा है वी नोट। ये क्या बता रहा है? वी नोट को। अब आई नोट थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन देखो सेम टाइम पे जीरो, सेम टाइम पे। अब फेज क्या बताता है? कितना आगे कितना पीछे, लेकिन यहाँ पे तो फेज सेम है, मतलब ये सेम टाइम पे मैक्सिमम होंगे और सेम टाइम पे मिनिमम होंगे। फेज डिफरेंस इनमें दोनों में क्या आपका? जीरो है, मतलब दोनों सेम फेज में। सेम फेज का मतलब कि वी और आई, वोल्टेज और करंट सेम टाइम पे क्या होंगे? मैक्सिमम, और सेम टाइम पे क्या होंगे यहाँ पे बच्चों? मिनिमम। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है देखो यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी, बट सेम टाइम पे क्या होगी बच्चों? ये मैक्सिमम, और सेम टाइम पे क्या होगी बच्चों? ये मिनिमम। तो ये वैल्यू किसकी है? आई नोट की, और ये वैल्यू किसकी है? वी नोट की। तो ये वैल्यू बच्चों आई नोट की। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है? वेव डायग्राम फॉर वी एंड आई। किसमें ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। ये किसमें आया बच्चों? फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। नोट करिए इसना, नोट कर लिया? कर लिया बच्चों? अब बात करते हैं बच्चों प्योरली इंडक्टिव सर्किट।
AC सर्किट कंटेन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। नोट कर लिया, नोट करिए, कर लिया, इतना हो गया नोट। अब देखो इसको हटा दो सब, ठीक है। अब देखिए यहां से आपके पास AC सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, क्या रेजिस्टेंस की जगह लिख दोगे बच्चों इंडक्टर, क्योंकि आज हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं। AC सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है, AC सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, AC सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है। अगले लेक्चर में इनके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे बच्चों, इनके कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। तो AC सर्किट कंटेनिंग ओनली द इंडक्टर। तो बच्चों देखिए ये क्या है आपका इंडक्टर, ठीक है, ये क्या है इंडक्टर, ये AC सप्लाई, ये क्या इंडक्टर और ये क्या हो रही है AC सप्लाई। AC सप्लाई वही मान ली V नॉट साइन ओमेगा t की फॉर्म में है। तो ये यहाँ से V इज इक्वल टू V नॉट, कुछ करंट फ्लो करा, करंट फ्लो करेगा, कुछ वोल्टेज जा रही है, तो इसके अक्रॉस, इस इंडक्टर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी। इंडक्टर के अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या था, L इंटू di/dt। अरे इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस LdI/dt, यही तो था, अरे यही तो था। इसके अक्रॉस जो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात करूं तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है, L इंटू di/dt। ये पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर। अरे बच्चों ये बात थी या नहीं थी बोलो, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात कर रहे तो प्लस की बात कर ले। अब बात कर लेते हैं किरचॉफ्स लॉ की, अब बात कर लेते हैं बच्चों किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में देखो हर एक सेकंड में करंट चेंज हो रहा है, लेकिन मान लो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था। नाउ अकॉर्डिंग टू, वही बात, नाउ अकॉर्डिंग टू KVL लो, किरचॉफ्स वोल्टेज लो, ठीक है। तो क्या बना, V माइनस ये E बराबर 0। तो V कितना है, V नॉट साइन ओमेगा t, E कितना है LdI/dt, LdI/dt, ठीक है। देखो करंट ऐसे जाएगा तो ये इसका अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए माइनस आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो V नॉट साइन ओमेगा t L इंटू di/dt, ये आ गया बच्चों यहाँ से। अब आपको क्या निकालना है, करंट, तो इसको इधर रख लो, ये E लिख लो, तुम्हारी बुक्स में E लिखा मिलेगा, मैं V लिख देती हूँ क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा था ना आपने, इसलिए। तो इसको E नोट लिख लो, बाकी आप कुछ भी लिख लो, आपको समझ आना चाहिए है वोल्टेज ही, ये सिंबल अलग है, बुक्स में E नोट लिखा मिलेगा इसलिए मैं लिख देती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये E लिख लो, अरे बुक्स में E लिखा मिलेगा, तुम सोचो मैडम ने V लिख दिया, तुम्हें याद रह जाए इसलिए बस, और कुछ नहीं। V लिखो E लिखो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो ये बच्चों क्या आया, यहाँ से E नॉट बाई L, ये L इधर नीचे आ जाएगा, साइन ओमेगा t इंटू dt बराबर di। तो मैं यहाँ से इसको इधर लिख लूँ बच्चों ऐसे, तो यहाँ से क्या है di बराबर E नॉट L साइन ओमेगा t इंटू dt। टोटल के लिए बच्चों क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो करंट I इज इक्वल टू E नॉट बाई L तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो ये आ जाएगा आपको बच्चों I इज इक्वल टू, यहाँ से बड़े इंटरेस्टेड चीज मिलने वाली है अभी आपको, ओमेगा L, ये माइनस बाहर निकाल दिया, कोस ओमेगा t। अब देखो ये कुछ ऐसी वैल्यू बनी ना, वेव की इक्वेशन कैसे लिखते थे ना, I नॉट साइन ओमेगा t, यही होता था ना, बोलो होता था या नहीं। तो ये जो ओमेगा L है, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरी क्वांटिटी I नॉट को बता रही है, किसको बता रही है बच्चों, I नॉट को। अब यहाँ पे देखो ये E नॉट बाई एक्सएल, ये क्या बना बच्चों आपका E नॉट बाई ओमेगा L, ये क्या बना I नॉट। ये ओमेगा L को किससे लिखते हैं बच्चों, एक्सएल से, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये सेम एज दैट रेजिस्टेंस। इंडक्टर में किससे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल का नाम क्या है बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये इस काम कैसे करेगा इंडक्टर के अंदर, सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट में काम करता है, अपोज करता है, इसी तरह ये एक्सएल भी क्या करेगा, करंट का अपोज करेगा। इसकी वैल्यू किस में है, ओमेगा एल की फॉर्म में, बस इतना ही है, ठीक है।
ये सेम काम करेगा एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको इसका नाम एक्सएल से डिनोट कर दिया, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो देखो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या पता, करंट ना, ये किसकी तरह काम करेगा बच्चों, रेजिस्टेंस की तरह। हमने इसको नोट किससे कर दिया, एक्सएल से, बस ठीक है। तो ई नोट बाई आर, जैसे आपके पास होता है वी नोट बाई आर, क्या होता था आई नोट, तो ये ई नोट, अरे ई नोट लिख लो वी नोट की जगह, बाई आर क्या बना, आई नोट ही तो बना। अब ये आर का काम कौन कर रहा है, एक्सएल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अब यहां से क्या बन जाएगा, यहां से इधर से आई नोट माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। तो अब मेरे पास क्या आया, आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। अब मुझे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, तोड़ के, इसको तोड़ के मैं क्या लिख सकती हूँ, आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आएगा, मैडम साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी तो पॉजिटिव होता है। अरे साइन तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, साइन इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन बच्चों हमें ओमेगा टी को प्लस रखना है, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में नहीं ले सकते, हमें फ्रीक्वेंसी को क्या रखना है, पॉजिटिव। तो ओमेगा को पॉजिटिव रखने के लिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए प्लस नहीं लिखते। ओमेगा टी को क्या रखना है बच्चों, हमें प्लस रखना है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ये माइनस, आपको पता है अगर साइन के एंगल में माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है माइनस साइन थीटा। तो मैं अगर यहाँ से माइनस बाहर ले लूँ साइन से, तो क्या भैया मैं माइनस को अंदर ले जाऊँ, मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना, माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, ऐसा भी तो कह सकती हूँ ना बच्चों। मैं बोलो मैं ऐसा कह सकती हूँ या नहीं कह सकती। तो मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊंगी, क्या बनेगा, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, जब ये माइनस अंदर जाएगा। या मैं कह दूं मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो ये माइनस ये प्लस, तो मेरे पास करंट क्या आया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इतना नोट करिए बच्चों, कुछ नहीं करा, किरचॉफ लॉ लगाया, यहाँ से अलग से टर्म बन गई ओमेगा एल। ये ओमेगा एल क्या बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर है ना, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ये सेम, इसका काम रोल सेम है सर्किट में जैसा रेजिस्टेंस का होता है सर्किट के अंदर। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा, जो रोल रेजिस्टेंस का होता है वही रोल यहाँ पे इसका होता है, ठीक है। ये सेम ऐसे ही काम करेगा, बस ये ध्यान रखो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा है, ये वर्क करेगा सेम एज ए रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या बन गया बच्चों, करंट। तो ये लिख दिया आई नॉट कोस ओमेगा टी। अब कोस ओमेगा टी को मैं चेंज करके ऐसे लिख सकती हूँ। मैंने कहा कंफ्यूजन ये आया कि पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा, तो मैंने कहा ओमेगा टी को प्लस रखना हमेशा, सर का फाइनल आंसर में ओमेगा टी प्लस आना चाहिए। इसलिए जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगी तो ये कैसा बन जाएगा, प्लस का। तो इस ओमेगा टी को प्लस लाने के लिए हम इसको पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, नोट करिए एक बार, यहाँ तक कर लिया नोट, नोट हो गया बच्चों यहाँ तक। अब देखो, अब यहाँ से देखो क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, आपके पास ईएमएफ क्या है, वोल्टेज क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, और आपके पास करंट क्या है बच्चों, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज पाई बाई टू फेज आगे है, इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2। यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 we say current lag behind the voltage, current lag behind the voltage by the phase pi by 2। करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय द फेज पाई बाई 2। करंट क्या होगा, पीछे होगा वोल्टेज से, बाय द फेज। देखो इसमें से कुछ घट रहा है, ठीक है, ये ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी में से घट गया पाई बाई 2, तो ये माइनस साइन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, लैग, करंट क्या है, पीछे किससे, वोल्टेज। ये फेज डिफरेंस का पहले मीनिंग समझाया था कि फेज डिफरेंस
डिफरेंस क्या बताता है, अब इन दोनों में अगर मैं फेज डिफरेंस देखूं तो कितना है π/2 का। यहाँ पे वोल्टेज और करंट में प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, तो रेजिस्टिव में तो दोनों सेम फेज में थे, रेजिस्टिव सर्किट में तो बच्चों दोनों किस में थे, सेम फेज में थे, लेकिन इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना है π/2। रेजिस्टेंस और सॉरी वोल्टेज और करंट में, वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना है π/2। वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना है π/2। यहाँ पे करंट पीछे है किससे, वोल्टेज से। तो मैंने फेज का मीनिंग यही समझा था, ये बताता है कि कौन सी क्वांटिटी आगे है और कौन सी क्वांटिटी पीछे। तो यहाँ पे वोल्टेज तो आगे है और करंट क्या है, पीछे। इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय द फेज π/2। इसी चीज को मैं ये भी लिख सकती हूँ यहाँ पे, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय द फेज π/2, और वोल्टेज लीड्स द करंट बाय द फेज π/2। फेज π/2 से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। वोल्टेज आगे है और करंट पीछे। अब देखो इसका फेजर डायग्राम, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बच्चों, इधर क्या है आपका टाइम, इधर वोल्टेज और करंट, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास क्या हो रहा है बच्चों, इस केस में ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका E0 या V0, E0 लिखो या V0। ये एंगल क्या बना है यहाँ से, ओमेगा टी। ये एंगल क्या बना है यहाँ से, ओमेगा टी। इसमें ये एंगल क्या बन रहा है बच्चों आपके पास, यहाँ पे ओमेगा टी एंगल यहाँ पे बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, π/2 का। तो देखो करंट पीछे, देखो टी को 0 लिख दो, टी को 0 लिखो, t0 पे E0 0, t0 पे E0 0, लेकिन t0 पे I0 की वैल्यू क्या, माइनस का π/2, माइनस का π/2 मतलब माइनस का I0। तो इसकी वैल्यू किधर आएगी, नीचे। इसकी वैल्यू बच्चों किधर आएगी, नीचे आएगी। तो ये क्या बताएगा आपका I0 थोड़ा छोटा होगा, इसलिए इसके वेक्टर को कम दिखाते क्योंकि r से डिवाइड हो जाता है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 90। दोनों फेज डिफरेंस E0 और I0 में फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का। फेज डिफरेंस कितना π/2, तो ये यहाँ पे क्या दिखा दोगे, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या दिखा दोगे बच्चों, 90 डिग्री। तो ये क्या है, फेजर डायग्राम। ये क्या आया, फेजर डायग्राम। अब वेव डायग्राम भी देख लो दोनों का, इसको नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए। इसको शॉर्ट में लिखे ना, इसको शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में जब दिखाएंगे ना तो ऐसे दिखा देंगे कि V आगे है, तो V आगे दिखा दिया, ये EMF आगे है और ये I करंट है, और इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का। तो ऐसे दिखा दो शॉर्ट में, ये शॉर्ट में E आगे है तो ऊपर, I0 पीछे, और इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का। तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, शॉर्ट में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो आगे वेव डायग्राम, देखो वेव डायग्राम देखो, ये इधर से लिख लिया, उधर ही बना देती हूँ, बचेगा नहीं, उधर से नोट कर लो एक बार। कर लिया बच्चों, अब देखो कर लिया। वेव डायग्राम देखो, वेव डायग्राम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से ये है आपके पास ये वाला, ठीक है। तो ये आपके पास E और I, इस एक्सिस पे E और I लेते, E0 और I0 की वैल्यू, E और I, ये इधर टाइम। तो ये वैल्यू तो देखो, जब टाइम 0 है, जब t 0 है तो वोल्टेज 0 है, t 0 है तो वोल्टेज 0 है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 बता रहे, पीक वैल्यू, ठीक है। अब जब t 0 है तो ये वैल्यू कैसी है, माइनस की, ये माइनस का π/2 हो जाएगा, साइन माइनस π/2। अरे t जब 0 लोगे क्या बचेगा, I = I0 साइन माइनस का π/2, ये तो होगा ना। तो ये माइनस का आएगी वैल्यू कुछ यहाँ पे, तो देखो यहाँ, तो ये क्या करेंगे, इसको इधर से माइनस का I0, तो माइनस का I0 यहाँ से,
कुछ वैल्यू आई नोट होगी माइनस की, तो यहाँ से इधर ये यहाँ पे कहीं पे मैक्सिमम होगी, फिर यहाँ पे कहीं पे होगी आपके पास ये, फिर आपके पास ऐसे देखो ऐसे जाएगी वो, ऐसे ऐसे इस तरीके से क्या हो जाएगी बच्चों, ये चेंज हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो देखो जब ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है तो ये क्या हो रहा है मैक्सिमम, और ये जब जीरो है तो ये क्या है आपका मैक्सिमम। इसी तरह देखो जब आपके पास ये कितना हो रहा है यहाँ पे जीरो, तो ये कितना हो रहा है यहाँ पे मैक्सिमम। तो इसी तरीके से वेरिएशन चल रहा है इसके अंदर, ये जीरो तो बच्चों ये मैक्सिमम, ये जीरो तो ये फिर क्या हो रहा है आपके पास मैक्सिमम चल रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा और अच्छे से दिखा दो इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे वेव डायग्राम, ये डायग्राम किसका आपका वेव डायग्राम। इन दैट केस व्हेन ई मैक्सिमम, तो आई क्या है मिनिमम, देन आई मिनिमम, आई क्या हो रहा है मिनिमम, देखो यहाँ पे ई क्या हो रहा है मिनिमम तो आई क्या है मैक्सिमम, एंड वाइस वर्सा, जब आई मिनिमम है तो ई मैक्सिमम है, यहाँ पे ई मिनिमम है तो आई क्या है मैक्सिमम, तो ये आई नोट आई का कर्व है, और ये वैल्यू किसकी क्या बता रही है आपकी ई नोट, ये वैल्यू क्या बता रही है यहाँ से आई नोट की वैल्यू बता रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब आई मैक्सिमम होगा तो ई मिनिमम हो जाएगा, और ई मिनिमम होगा तो आई मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फॉर द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। नोट करिए बच्चों। अब बात करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। मैंने बताया था आज हम प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की क्या करेंगे बच्चों, बात करेंगे। नोट कर लिया इतना। अगला देखो, नाउ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। अब उसके लिए भी सारी वही बातें करेंगे बच्चों। नाउ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। ठीक है, अब सर्किट में सिर्फ क्या लग रहा है बच्चों, कैपेसिटर। ये यहाँ पे एसी सप्लाई है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में वही वोल्टेज जा रही ई नॉट साइन ओमेगा टी। माने किसी टाइम पे वैसे तो ये एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा, क्योंकि करंट एक बार साइकिल पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, करंट एवरी सेकंड पे चेंज हो रहा है, करंट एवरी सेकंड पे क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है आपका। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आपने मान लिया कि करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी Q बाई सी। अरे Q क्या होता है CV, तो V क्या हो जाए Q बाई सी। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी Q बाई सी। तो E किरचॉफ्स लॉ वही लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू KVL लॉ, KVL लॉ, KVL लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों क्या हो जाएगा, E माइनस Q बाई सी बराबर 0। तो E इज इक्वल टू क्या बन गया, Q बाई सी। तो Q क्या बन गया आपके पास, C। अरे CV याद रखता तो इसको V से लिख लो, मैं तो ऐसे दिखा रही हूँ, V से लिख लो, E से लिख लो, तुम्हें V याद रहता है V लिख लो। तुम्हें CV थोड़ा याद है ना, CE याद नहीं है, CV याद है इसलिए V लिख दिया मैंने। तो ये बना V माइनस Q बाई सी बराबर 0। अरे V लिखो, EMF लिखो, तुम्हारी मर्जी। तो V क्या बन जाएगा बच्चों, Q बाई सी। तो Q क्या बन गया बच्चों यहाँ से CV की, CV की वैल्यू कितनी है बच्चों, V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए बच्चों, करंट। करंट क्या होता है आपको पता है, I क्या होता है dq बाई dt। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। क्या लिख दोगे, dq बाई dt बराबर CV नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो क्या आया बच्चों ये dq बाई dt C ओमेगा V नॉट कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या लिखना है, ये आई आ गया। अब हम कुछ ऐसे लिखते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। यहाँ पे आई नॉट आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, ये आई नॉट। तो ये हमें इसको कैसे लिखेंगे आई नॉट की फॉर्म में आ जाए।
तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसकी है बच्चों, आई नोट की। ये वैल्यू किसकी है, आई नोट की। अब इसको लिखने का तरीका देखो, इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि वी नोट ऊपर और इसको ओमेगा सी है ना साथ में, देखो ये साथ में क्या है, ओमेगा सी। अरे ये ओमेगा सी है ना, सी ओमेगा ओमेगा सी। इसको मैं ऐसे लिख दूं, वी नोट 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी। बस ये लिखने का तरीका है इसका, और कुछ नहीं। तो ये 1 बाई ओमेगा सी क्या बताएगा, एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या बताएगा बच्चों, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताएगा। क्या इंडिकेट करेगा ये आपको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, सेम एज दैट ऑफ इंडक्टिव में होता है। इंडक्टिव में एक्सएल लिख देते हैं, कैपेसिटिव में एक्सी लिख देते हैं। इंडक्टिव में बच्चों क्या लिख देते हैं, एक्सएल, और इसमें क्या लिख देते हैं बच्चों, एक्सी लिख देते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्या बना, देखो यहाँ से आई नोट, ये वी नोट बाई आर, ये एक तरह से क्या बन गया, वी नोट बाई एक्सी। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो वी नोट बाई आर क्या बन गया, आई नोट। तो ये यहाँ से क्या बन गया बच्चों, यहाँ से आई इज इक्वल टू ये आई नोट, ये क्या बन गया, आई नोट कोस ओमेगा टी, आई नोट कोस ओमेगा टी। कितना नोट करिए बच्चों, कर लिया, ठीक है, हो गया, इतना नोट हो गया बच्चों सभी से। आगे देखो, इसको हटा दो सब मैं यहाँ से। तो मेरे पास क्या आया, आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। इसको क्या लिख सकती हूँ अब मैं, आई नोट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। पाई बाई 2 प्लस, मुझे ओमेगा टी को प्लस रखना आ रहा है, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो आई नोट इसको मैं ऐसे लिख दूंगी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, एक ही बात है। तो इस केस में क्या आया बच्चों, देखो इस केस में क्या आया, ये करंट है, और वोल्टेज क्या थी बच्चों, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो इस केस में पाई बाई 2 प्लस हो रहा है ना, आगे जा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इन दैट केस वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट by the phase पाई बाई 2। वोल्टेज क्या हो रही है, करंट से लैग बिहाइंड है, बाय द फेज पाई बाई 2 से, बाय द फेज बच्चों पाई बाई 2 से। ठीक है, ये लिख लिया था सभी ने। ये पाई बाई 2 प्लस, या उल्टा कह दो, करंट और करंट लीड्स द वोल्टेज by the phase पाई बाई 2। करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज को लीड कर रहा है, बाय द फेज पाई बाई 2, एक ही बात है। ये कह दो कि करंट आगे है, एक कह दो वोल्टेज पीछे, क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है, पिछले केस में माइनस आया था। तो फेजर डायग्राम देखो बच्चों, इसका फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, देखो ये आपके पास V और I, इधर टाइम लिख देते हैं, V नोट I नोट होता है आपके पास। तो यहां से देखो क्या होता है, ये वैल्यू किसकी बताएगा, V नोट, ये एरो किसकी वैल्यू बताएगा बच्चों, V नोट की वैल्यू। ठीक है, तो ये ओमेगा टी एंगल बना रहा है। अब की बार ये ओमेगा टी इससे आगे है, अब की बार I V से आगे है, तो I ऐसे आएगा, थोड़ा छोटा दिखा देंगे इससे, क्योंकि I थोड़ा छोटा होगा V से, और इन दोनों में एंगल कितना होगा, पाई बाई 2, 90 डिग्री का। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री का। तो अब की बार ये वैल्यू क्या बता रहा है, I की, और ये वैल्यू किसकी बताएगा बच्चों, V। समझ आया, तो ये फेजर डायग्राम, इसको शॉर्ट में ऐसे दिखा देते हैं कि ये आपके पास I है बच्चों, तो V नोट पीछे, तो ये V नोट आ जाएगा, ये I और उन दोनों फेज डिफरेंस 90। इसको शॉर्ट में ऐसे दिखा देते हैं, I V से पीछे है ना, I V से क्या है, पीछे, I आगे है, V पीछे, तो नीचे दिखा दिया। ठीक है, एक ही बात है। शॉर्ट में हम इसको ऐसे दिखा दे, नोट करो इसको, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अरे I आगे है, V पीछे है, तो V इधर
और आई ऐसे 90 डिग्री। पिछले केस में ऐसे लिखा था, V इधर आई इधर, क्योंकि वोल्टेज आगे था, इंडक्टर में क्या आगे था, वोल्टेज, तो ऐसे दिखाया था। अब क्या है, करंट आगे, तो करंट को ऊपर दिखा दो, वोल्टेज को नीचे, या इसको ऐसे दिखा दो कि करंट ऊपर वोल्टेज नीचे, क्योंकि वोल्टेज पीछे, एक ही बात, कोई सा भी सर्किट शो कर सकते। ये शॉर्ट में दिखा दो, दिस इज योर फेजर डायग्राम। ये क्या बना बच्चों, फेजर डायग्राम। नोट करिए इसको, फिर वेव डायग्राम देखते हैं। वेव डायग्राम नोट करिए जल्दी से, कर लिया? कर लिया? नोट कर लिया ये बच्चों इधर से। अब देखो वेव डायग्राम, ये फेजर डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं बच्चों वेव डायग्राम की। वेव डायग्राम, वेव डायग्राम में देखो, ये बच्चों वोल्टेज है, ये तो बना आपका वोल्टेज, ये तो किसके लिए बना, V नॉट, ये V और ये टाइम। और करंट देखो, करंट लीड कर रहा है। अब की बार क्या है बच्चों, करंट आपका लीड कर रहा है, रेड वाला मार्कर क्या होंगे, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, π/2 फेज। जब t 0 कर रहे हैं तो I नॉट प्लस का आएगा, I नॉट प्लस का आएगा, तो करंट क्या कर रहा है बच्चों, लीड कर रहा है। तो करंट कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी बताएगा बच्चों, करंट की, और ये वैल्यू किसकी है, V नॉट की, ये वैल्यू किसकी बताएगा, I नॉट। ये वैल्यू पीक वैल्यू होती है। तो ये ग्राफ किसके लिए, आपका I के लिए, और ये ग्राफ किसके लिए बच्चों, V के लिए आपका। समझ आया? इस केस में भी देखो, इस केस में भी जब ये मिनिमम है, I मिनिमम है, तो V नॉट कैसा है, मैक्सिमम। इन दैट केस व्हेन I मिनिमम, तो वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम, एंड वाइस वर्सा, ठीक है बच्चों। देखो ये नया सा टॉपिक है, अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अगर एक बार में बच्चों समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। नोट करिए बच्चों इसको एक बार, ठीक है? नोट कर लिया? कर लिया नोट? अब देखो, अब हम थोड़ी सी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, वहां से उसकी ग्राफ और फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। अब देखिए यहां से बच्चों, अब बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है? और एक इधर लिख देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है? तो देखो इसको किससे लिखते हैं, XC क्या आया था, 1/ωc, और XL क्या आया था बच्चों, यहाँ से ये XL था, वो किसके बराबर था, ωL के। ये XL से डिनोट करते हैं, इसको XC से डिनोट करते हैं। ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा 2π/T, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2πf। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, XL = 2πfL, 2πfL, ठीक है? तो यहां से क्या आया, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। फ्रीक्वेंसी में ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। देखो इस XL की बात हमने डीसी स्टार्टिंग में नहीं करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्यों? क्योंकि वहां पे डीसी सप्लाई करते थे। वहां पे कौन सी सप्लाई करते थे, डीसी। फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, 0। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, 0। फ्रीक्वेंसी 0 तो XL क्या हो गया, 0। इसलिए डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करते, इसलिए डीसी में XL या XC की बात नहीं करते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है डीसी के लिए, 0। कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन, ठीक है? अब यहाँ जी XC की बात करते हैं, इसके लिए वही बन जाएगा, ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे, 2πf, 1/2πfc। तो XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी, तो XC और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। अगर इस केस में मैं कहूँ फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0, तो XC क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट।
फ्रीक्वेंसी जीरो तो एक्सी क्या बन गया, इनफाइनाइट। इसलिए जब हम प्योरली डीसी सर्किट की बात करते हैं तो हम इनकी बातें नहीं करते, एक्सी और एक्सी की बात वहां पे बच्चों हम लोग नहीं करते। बात आई समझ में? नोट करिए एक बार इसको, इन पॉइंट्स को नोट करिए। कर लिया? अब देखो, अब मैं सब प्योर उसमें लिख देती हूँ, एक टेबल बना के सारी चीजें। अब बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव। मैं सारा जो पढ़ाया उसको एक टेबल में लिख देती हूँ। प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव। जो मैंने पढ़ाया बच्चों उसको मैं एक टेबल में लिख देती हूँ, सारा ग्रोथ जो आपको याद रखना है सब कुछ, ठीक है। इसके अंदर वोल्टेज क्या लिखते हैं भाई, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें भी क्या लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें भी क्या लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज तो सब में यही थी, आपके पास ए लेके चले थे। करंट इस केस में क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस केस में क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इस केस में क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, आई नॉट प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू क्या थी बच्चों, वी नॉट बाई आर। यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू क्या थी बच्चों, वी नॉट बाई, सॉरी ई नॉट लिखा हुआ है ना ऊपर, ई नॉट, ई नॉट बाई एक्सएल, ई नॉट बाई ओमेगा एल। आई नॉट की वैल्यू क्या थी, ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, या आई नॉट ई नॉट बाई एक्सएल। और एक्सएल क्या होता है बच्चों, ओमेगा एल। और एक्सएल को क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ एल। एक्सएल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ इस तरीके का। इसी तरह एक्सी को क्या लिख सकते हो, 1 बाई ओमेगा सी, या ई नॉट बाई एक्सी, ठीक है। तो ओमेगा यहाँ से आ गया 1 बाई ओमेगा सी, एक्सी या इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई 2 पाई एफ सी। एक्सी और एफ में ग्राफ आपका इस केस में इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से ये ग्राफ आ जाए, ठीक है। तो देखो रेजिस्टिव में तो करंट और वोल्टेज, प्योरली रेजिस्टिव में तो करंट और वोल्टेज बच्चों दोनों किसमें है, सेम फेज में, ठीक है। लेकिन इसमें करंट क्या कर रहा है, पीछे। इंडक्टिव में करंट क्या होता है, पीछे, और कैपेसिटिव में करंट क्या करता है, आगे करता है। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं याद करने का। कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटर का काम, याद करने की ट्रिक बता रही हूँ बस। कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना, मतलब वो चार्ज को लेता है, चार्ज को लेता है मतलब लीड करता है। तो उसमें करंट क्या करेगा, लीड करेगा। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, स्टोर करता है मतलब लेता है, लेता है मतलब वो लीड करता है। तो कैपेसिटर में करंट क्या करेगा, लीड करेगा। तो इंडक्टर में क्या करेगा, लैग करेगा। एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, ये याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। उसमें क्या करेगा बच्चों, वो लैग करेगा। समझ आया? क्वेश्चन को नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। फिर क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल देखिए इस पे बेस्ड। नोट कर लीजिए बच्चों एक बार इसको जल्दी से। देखिए बच्चों न्यूमेरिकल देखिए किसका। न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, ए 1 पॉइंट एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बेटा, सोल्ड एग्जांपल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। ए 1.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट। कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है बच्चों, ये 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, ये 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है, 220 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बच्चों, 50 हर्ट्ज। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। करंट आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू दोनों निकालनी है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी क्या होगा, 1 बाई ओमेगा सी, या एक्सी को क्या लिख सकते हो, 1 बाई 2 पाई एफ सी, ठीक है। तो एक्सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और कैपेसिटिव रिएक्शन कितना, 1.50। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंटू 1.50 कितना माइक्रो में है,
माइक्रो के बनाओगे 10⁻⁻6, ये माइक्रो कूलम में कैपेसिटर कितना है 1.50 माइक्रो फैराड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये 212 ओम आ जाएगा। एक्सएल और एक्ससी की यूनिट ओम होती है, रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं ना दोनों, तो दोनों की यूनिट क्या आ जाएगी 212 ओम आ जाएगा आपके पास। अब IRMS निकालना है तो देखो एक बात ध्यान रखना, आपके पास क्या था V = V0 sin ओमेगा t, ठीक है, या I किसके बराबर था इस केस में I0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कैपेसिटर में करंट क्या करता है बच्चों लीड करता है, तो हम ये लिखते थे ना I0, तो I0 को ऐसे लिख सकते हैं V0/XL या XC या R। I0 को हम ये लिख सकते हैं, I0 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं XC, ठीक है। I0 को हम लोग V0/R भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए और कैपेसिटर के लिए। और हम I0 को IRMS के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको VRMS/XL, और IRMS के लिए और क्या लिख सकते हैं VRMS/XC, ये XC थे फिर XL। इसी तरह रेजिस्टेंस के केस में लिखोगे तो VRMS/R, ठीक है। लेकिन जो टाइम वाला केस है इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते ऐसे कि आप ऐसे लिख दो कि I = V/XC, ऐसे इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये V टाइम के साथ वेरिएबल है, ये I टाइम के साथ वेरिएबल है, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना। सिर्फ यहाँ पे या तो पीक वैल्यू आएगी या फिर RMS वैल्यू आएगी, या तो ये हम पीक वैल्यू के लिए रिजल्ट लिख सकते हैं ऐसे, या फिर हम RMS वैल्यू के, इसके लिए नहीं लिख सकते बिकॉज दिस इज वेरिएबल विद द टाइम, ठीक है। इसको नहीं नोट करें, ये ध्यान रखना, ये नोट करिए पॉइंट बच्चों, एक बार नोट कर लिया। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा IRMS, क्या पूछा बच्चों IRMS, नोट कर लिया। ये आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है IRMS क्या हो जाएगा आपके पास IRMS की वैल्यू ERMS/XC। ERMS दे रखी है आपको, ये 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट क्या होती है ERMS होती है, डिवाइड बाई XC। XC कितना है 212, XC कितना है बच्चों आपके पास 212, तो ये आ जाएगा 1.04 एम्पियर, ठीक है। तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है I0/√2, तो I0 क्या हो जाएगा IRMS × √2, ये पीक वैल्यू को बताता है ना, पीक वैल्यू। तो I0 कितना हो गया बच्चों, IRMS कितना आया 1.04 × √2, 1.04 × √2, तो ये आ जाएगा 1.47 एम्पियर। तो ये पूछा था IRMS और पीक वैल्यू, और क्या पूछा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये निकल गया, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकल गया, ये IRMS निकल गया, ये I0 निकल गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या था, इसको नोट करिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये नोट कर लिया बच्चों नोट। अब आगे देखिए, इसमें ये थोड़ी सी ये क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है इन क्वेश्चंस की, ठीक है बच्चों, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं बस थोड़ी सी। अब क्या कह रहा है इसके आगे वाले पार्ट में, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। तो XC क्या है बच्चों 1/2πfc, यही था FC, तो XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है F के। इफ फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे तो XC क्या हो जाएगा हाफ, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, अगर XC डैश करोगे तो ये 2f हो जाएगा, तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हाफ हो जाएगी। XC की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ये बन गया XC डैश, क्या बन गया XC/2, हाफ हो जाएगी। और जब रेजिस्टेंस हाफ हो गया, XC क्या बताता है रेजिस्टेंस, XC क्या किसको इंडिकेट करता है रेजिस्टेंस को, तो क्या हो जाएगा व्हेन XC हाफ, रेजिस्टेंस हाफ तो करंट डबल, व्हेन XC हाफ हो गया देन करंट डबल, करंट बिकम डबल, करंट क्या हो जाएगा बच्चों डबल हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा। नोट करो इसको, समझ आया ये क्वेश्चन बच्चों सबको, ये क्वेश्चन क्लियर हो बच्चों सभी का।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन है, वो भी ये नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपको इंडक्टर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक आपको एक इंडक्टर दे रखा है, दिस इज योर इंडक्टर। मैं क्वेश्चन को पूरा लैंग्वेज ना लिख के थोड़ा ऐसे लिख लूँ, ठीक है। ये इंडक्टर है, इसमें एल दे रखा है 2 हेनरी। एल बच्चों कितना दे रखा है, इंडक्टर की यूनिट कितनी थी आपकी 2 हेनरी, ठीक है। और ये जो वोल्टेज दे रखी है वो दे रखी है 10 साइन 10t प्लस 30, 10t प्लस 30, ठीक है। पूछ रहा है आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट versus time and also find RMS value and peak value RMS वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ करंट भी क्या करनी है बच्चों, आपको फाइंड आउट कर दो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ करंट। तो देखो इंडक्टर के केस में करंट की इक्वेशन क्या थी, आई नॉट, जनरल इक्वेशन लिख लिया करो। ये क्या थी, देखो V किसके बराबर होता था इंडक्टर में बच्चों, देखो इन केस ऑफ इंडक्टर जनरल लिख लिया करो, तुम्हें कुछ ना समझ आए। इन केस ऑफ इंडक्टर के केस में क्या था बच्चों, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और आपके पास I की वैल्यू क्या होती थी, आई नॉट साइन, इंडक्टर में करंट लैग बिहाइंड था, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो, अब इस इक्वेशन को उससे कंपैरिजन कर लो, इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करो, V नॉट साइन ओमेगा टी, अब ये कुछ 5 फेज डिफरेंस आ गया। तो ये इक्वेशन अब इस फॉर्म में नहीं है, किसकी फॉर्म में, इस तरीके की फॉर्म में, इसमें कुछ ये फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। समझ आई बात यहाँ से। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले इसमें आई नॉट निकालो। आई नॉट क्या होगा बच्चों, वी नॉट बाई एक्सएल। आई नॉट क्या होता था बच्चों, वी नॉट बाई एक्सएल, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से देखो, इस इक्वेशन से देखो, ये ओमेगा टी की वैल्यू है ना, तो ओमेगा बराबर है 10 की। मैं इसको कंपैरिजन करती हूँ, देखो इस इक्वेशन में इधर कंपैरिजन करके लिख दूं, ये ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, फाई कितना 30, ठीक है। वी नॉट कितना बच्चों 10, वी नॉट भी कितना है बच्चों आपके पास 10 है, वी नॉट कितना आपके पास 10 है, ठीक है। तो लिखो वी नॉट की वैल्यू 10, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, तो 10, ओमेगा की भी कितना 10 और एल कितना दे रखा है 2, तो ये कितना आ गया बच्चों 0.5। आई नॉट पीक वैल्यू कितनी आ गई 0.5, ये पीक वैल्यू आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपके पास, पीक वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन देखो, इक्वेशन के अंदर आ जाओ आप, आई क्या है बच्चों, आई नॉट की वैल्यू 0.5, आई नॉट की वैल्यू बच्चों 0.5 साइन, ठीक है। ये ओमेगा टी प्लस 5, ये पूरे वैल्यू लिखेंगे एज इट इज, ये पूरा फेज एज इट इज। तो क्या लिखोगे 10t प्लस 30 और यहाँ से माइनस का पाई बाई 2, क्योंकि ये पूरे फेज को इंडिकेट कर रही है। ओमेगा टी का पूरा फेज लिखना होता है, ये कुछ फाई होता तो यहाँ पे भी हमने जो जनरल इक्वेशन ली हुई है, हमने उसमें सिर्फ ओमेगा टी इतना लिया हुआ है। अगर यहाँ फाई होता तो यहाँ पे भी वो फाई आता आपके पास, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन में इसको इस तरीके से दिखाया। तो ये पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तो ये कितना है बच्चों 0.5 साइन 10t माइनस 60, 10t माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 60 आ जाएगा, ठीक है। अब और क्या पूछा, ये आई नॉट निकल गया, इक्वेशन फॉर करंट निकल गई। अब निकालो फॉर, अब क्या पूछा बच्चों आपसे, आई आर एम एस। तो आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाई रूट 2, तो आई आर एम एस क्या बन जाएगा बच्चों, आई नॉट कितना 0.5 डिवाइड बाई रूट 2, 0.5 डिवाइड बाई रूट 2, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी,
IRMS। बताओ क्लियर हुआ ये पॉइंट बच्चों सभी को? ये समझ आ गया? नोट करिए जल्दी इसको, जल्दी नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, फिर कैपेसिटर के लिए भी इक्वेशन निकाल लेते हैं जनरली। देखिए जल्दी से, हो गया? अब देखो नेक्स्ट, देखो अब यहाँ पे इंडक्टर की जगह क्या लगा लो, कैपेसिटर लगा लो। सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपका रिवीजन हो जाए इसलिए करवा रही हूँ। अब मान लिया आपके पास ये वैल्यू, एक कैपेसिटर दे दिया और ये AC सप्लाई दे दी, ये कैपेसिटर दे दिया और ये क्या दे दिया आपको, एक AC सप्लाई। V की वैल्यू दे रहा है आपको पास वो 5, 20 sin 10t, 20 sin 10t दे रखे V की वैल्यू। फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट। सबसे पहले यही निकालिए आप, क्या निकालनी है आपको, इक्वेशन ऑफ करंट निकालनी है। तो सबसे पहले देखो ये वैल्यू V नॉट, V इसको कंपैरिजन कर लो इस इक्वेशन से, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V नॉट कितना है 20, ठीक है, ओमेगा कितना आपका 10, ओमेगा कितना है बच्चों 10 है, ठीक है। तो अब आप क्या निकालेंगे, आई नॉट। आई नॉट क्या होता है, V नॉट बाई XC, V नॉट बाई XC। अरे आई नॉट को क्या लिखोगे, V नॉट बाई XC, और XC की वैल्यू क्या होती है 1 बाई ओमेगा C। तो ये ओमेगा C ऊपर चला जाएगा, तो आएगा ओमेगा C V नॉट। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10, C कितना दे रखा है उसने 2 माइक्रोफैराड दे रखा, मान लिया C की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 2 माइक्रोफैराड। तो 2 × 10⁻⁻⁶, और V नॉट कितना है बच्चों 20, V नॉट कितना आपका 20। जो कटता है वो काट दो, ये 2 0 चली जाएंगी इससे, तो ये बना आपके पास 4 × 10⁻⁻⁶। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, पीक वैल्यू ये आ गई। IRMS पूछे तो, अगर यहाँ पे IRMS पूछता तो IRMS कितना हो जाता, आई नॉट बाई √2। क्या लिख देते हैं 4 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई √2, तो ये IRMS आ जाता। अगर वो पूछा नहीं था, बस मैंने वैसे ही बता दी। अगर वो आपसे क्या पूछता, IRMS। अब आपसे क्या पूछे, इक्वेशन ऑफ करंट। तो करंट की इक्वेशन लिखिए बच्चों, I इज इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट ये आ गया, आई नॉट कैपेसिटर में क्या होता है, करंट की जनरल इक्वेशन लिख लो, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यही होते हैं ना जनरल इक्वेशन इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आई बच्चों 4 × 10⁻⁻⁶, साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, तो 10t प्लस π/2 या 90। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी बच्चों, इक्वेशन आ जाएगी किसके लिए, फॉर करंट। दिस इज द इक्वेशन बच्चों फॉर द करंट। समझ आ गया, बोलो समझ आ गया, बताइए भाई। और यहाँ पे ये पूछ रहा था फाइंड द, मैं लिख लूं फाइंड द एवरेज, इसी क्वेश्चन में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर द हाफ साइकिल, ओवर द हाफ साइकिल और फुल साइकिल। इसमें सारा कंसेप्ट लिख दिया। हाफ फुल साइकिल में तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी 0, फुल साइकिल में तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी 0। किसमें, ये फुल साइकिल में, एसी में यही होता था। और हाफ साइकिल में कितनी हो जाती है 2 आई नॉट बाई पाई। किसमें होता है ये, हाफ साइकिल में, ठीक है। तो 2 आई नॉट कितना है 4 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई 3.14। सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। तो ये आपकी इस क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों ये एक लेक्चर, बेसिक लेक्चर है, अगर इसको ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आगे के चैप्टर में कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आगे मैं इनके कम्बिनेशंस करवाऊंगी, LCR कम्बिनेशन, LR कम्बिनेशन, LC कम्बिनेशंस, ठीक है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, तो वो तभी समझ आएंगे तब आपको ये बेसिक नॉलेज आती है। तो दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनेंगे, जहां भी आपको ना समझ आए आप रिपीट करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करें। बेस्ट ऑफ लक।